नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। सोनम वांगचुक ने दिल्ली में चल रहे अपने धरने को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने लद्दाख को अलग से राज्य बनाने और 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए धरना दिया था। उनकी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ बातचीत सेंटर से खुलने के नाम पर ही धरने को ख़त्म कर दिया है। भारत और कनाडा के बीच चल रहे डिप्लोमेटिक विवाद को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा भारत के हर फैसले, हर चीज़ों को जान सकता है, लेकिन अगर भारत वहाँ की चीज़ों को जानने की कोशिश करता है तो कनाडा रोकता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और कल और आज हवा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब रही। कई जगह तो एपीआई इंडेक्स 350 से पार रहा। हरियाणा के कैथल जिले में पराली जलाने के आरोपों में लगभग 14 किसानों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि बाद में उन किसानों को जमानत दे दी गई। पंजाब में 874 केस पराली जलाने के नाम पर दर्ज किए हैं और लगभग 10.5 लाख का जुर्माना किसानों से वसूला गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और देश के आंदोलनों में भाग लेने वाले योगेंद्र यादव के ऊपर महाराष्ट्र में एक सभा के दौरान बोलते हुए वहां पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि योगेंद्र यादव को कोई चोट नहीं आई। उनके साथियों ने उनको सुरक्षा घेरे में लेकर बाहर निकाला, लेकिन वहां पर जो हमला करने आए थे उन्होंने हॉल में रखी कुर्सियों पे तोड़फाड़ की और गाड़ी तक योगेंद्र यादव का पीछा किया। हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुबीर कादियान को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और विधानसभा चुनाव के बाद पहला सेशन 25 और 26 अक्टूबर को बुलाया गया है, जिसमें विधायक अपनी शपथ ग्रहण भी करेंगे और इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। देश की राजधानी दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन लद्दाख जो भवन है उसमें चल रहा था। वहाँ पर लद्दाख के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। पिछले 16 दिनों से वे लगातार अनशन पर बैठे थे। वहीं उन्होंने गद्दे डालकर अपना डेरा जमाया हुआ था और वो लगातार अनशन कर रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने भारत भर की यात्रा की और उसके बाद ये यहाँ पर आंदोलन चलाया। लद्दाख में भी उन्होंने लगभग पिछले 1 साल से लगातार वो ये आंदोलन चला रहे हैं और लगातार वहाँ पर 2 मांगों के लिए लगातार आंदोलन चला रहे हैं। पहली मांग उनकी क्या है? पहली मांग ये है कि लद्दाख को साल 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया था। याद करिए, जब जम्मू कश्मीर की धारा 370 ख़त्म की हमारे संसद में बीजेपी सरकार ने, उस समय लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग बनाकर और यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। उस समय भी इसके विरोध में लद्दाख में आंदोलन हुए थे। 5 साल तक हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री वहाँ पर रखी गई और गवर्नर रूल रहा। अब 6, मैं तो कहूँगा कि 10 साल बाद, क्योंकि 5 साल जब उनकी जो असेंबली थी वो पूरी हो रही थी और 2019 में चुनाव होने थे, वो तो होने नहीं दिए गए। तो 10 साल बाद दोबारा जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। लद्दाख अभी भी यूनियन टेरिटरी हम सबको पता है और लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य यानी कि पूरे तौर पर उनको स्टेटहुड बनाया जाए, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और दूसरी उनकी डिमांड थी कि 6 शेड्यूल में भी डाला जाए, क्योंकि लद्दाख के जो रहने वाले लोग हैं वो सब ट्राइब हैं, यानी कि आदिवासी हैं। तो आदिवासी जो इलाके होते हैं उनको 6 शेड्यूल में बोला जाता है कि उन इलाकों को 6 शेड्यूल में रखा जाता है। तो 6 शेड्यूल की मांग है उनकी एक दूसरा कि लद्दाख को स्टेटहुड मिले और लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा मिले। तो ये 2 मांगों के लिए आंदोलन चल रहा था। लोगों को लग रहा था कि सोनम वांगचुक शायद अपने आंदोलन को ख़त्म करेंगे जब उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने 16 दिन बाद आज आंदोलन ख़त्म कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ख़त्म कर दिया है कि जो गृह मंत्रालय के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, जो बीच में रुक गई थी, वो दोबारा से शुरू हो जाए। सिर्फ इस बात के ऊपर कर दिया है। जो गृह मंत्रालय से जॉइंट सेक्रेटरी आए थे उनसे उन्होंने एक लिखित में पत्र भी दिया और उन्होंने 2 जो वहाँ के यूनाइटेड फ्रंट बने हुए थे उनको ये माना है कि दिसंबर से जब बातचीत शुरू होगी तो ये लोग हमारे साथ बातचीत करेंगे। एक तो ले एपेक्स बॉडी है और दूसरी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, केडीए और ले एपेक्स बॉडी, ये 2 ऐसी बॉडीज़ हैं जो वहाँ की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के यूनाइटेड फ्रंट हैं। ये दोनों अब केंद्र सरकार से लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने, पूरा स्टेटहुड देने के लिए बातचीत करेंगे, 6 शेड्यूल में डलवाने के लिए बातचीत करेंगे। तो दिसंबर में शुरू होगी। जब वो शुरू होगी तो उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन हमें लग रहा था कि शायद
जब सोनम वांगचुक ने दिल्ली में डेरा डाला था तो सभी को ये लग रहा था कि अब शायद वो अपनी मांगे पूरी करवा कर ही उठेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ बातचीत के दरवाजे खुलने के ऊपर ही अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। हम कोशिश भी करेंगे कि सोनम वांगचुक की टीम या सोनम वांगचुक से बात कर सकें कि उन्होंने क्यों ये आंदोलन ख़त्म किया, क्या उनको ऐसा दिखा कि ये आंदोलन यहीं तक उनके लिए ठीक है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कनाडा और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक एक पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर है, और जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके बयान को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। और एनडीटीवी की वर्ल्ड समिट चल रही है। एनडीटीवी हम सबको पता है कि जो अडानी ने जो चैनल खरीद लिया था वो चैनल है, और उस वर्ल्ड समिट करा रहा है, उसमें बड़े बड़े मंत्री बुला रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। खैर, तो उसमें एस जयशंकर से पूछा गया कि जो जस्टिन ट्रूडो के साथ पूरा चल रहा है, तो जस्टिन ट्रूडो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सवाल तो हालांकि ट्रूडो से पूछा जाना चाहिए, मेरी जगह पे ट्रूडो होते तो वो बताते। दूसरा, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि 1945 के बाद जो पश्चिमी देश हैं उनका दबदबा रहा, लेकिन 90 के बाद दुनिया में और खासकर पिछले 20-25 साल में मल्टीपोलर दुनिया हो गई है और उसमें कई गैर पश्चिमी मुल्क अहम भूमिका में आ गए हैं और यही वेस्ट को पच नहीं रहा है। तो ये उन्होंने एक मेन तर्क दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो कनाडा है वो तो जो हमारे देश में जो चल रहा है पुलिस में या सेना में जो कुछ भी चल रहा है वो बड़े आराम से जुटा लेते हैं उसकी जानकारी, लेकिन अगर हमें कनाडा की कोई जानकारी जुटानी हो तो हमें वो ऐसा करने नहीं देता है। तो उन्होंने ये दो बातें कही हैं कि कहीं ना कहीं इनके बीच में संतुलन नहीं है, इसलिए जो इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक विवाद चल रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर एयर क्वालिटी को लेकर है, और दिल्ली में सांस लेने तक की मतलब एक हिसाब से सांस लेने तक के लिए साफ हवा नहीं मिल रही है। और आज जो एपीआई था, यानी कि जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स होता है वो 300, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो एक्यूआई, वो 350 से ऊपर पहुंच गया था, और कई जगह तो बहुत बुरी स्थिति रही। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं सीएम अतिशी मार्लिना या फिर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, आनंद विहार भी वो लोग गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पोल्यूशन है, और कई जगह पे गए और उन्होंने कई चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसे कंट्रोल होगा नहीं। हालांकि दिल्ली की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने सारा का सारा जो ठिकरा है प्रदूषण का वो डीजल गाड़ियों के ऊपर या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर या जो यहाँ पे पोल्यूशन की चीज़ें हैं उनके ऊपर ना डाल के पंजाब और हरियाणा के किसानों पर डालना शुरू कर दिया। और पंजाब और हरियाणा की सरकार ने भी इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है कि ये दिखाया जा सके कि किसानों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि किसानों का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। जो दिल्ली के इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर पोल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं या फिर डीजल गाड़ियाँ हैं यहाँ की, या फिर जो यहाँ का जो पोल्यूशन का पूरा साइकिल है वो अपना अलग है, लेकिन फिर भी हरियाणा और पंजाब के किसानों को इसमें एक हिसाब से विलन बना दिया जाता है। अब इसी से रिलेटेड आप समझिए कि जब नायब सिंह सैनी की सरकार बनती है तो उनकी सरकार से एक ऑर्डर आता है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और जुर्माना लगाया जाएगा और 2 साल तक उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी एमएसपी के ऊपर। तो ये फरमान आता है। और उसके बाद कैथल जिले के 14 किसानों की गिरफ्तारी होती है। 14 अलग अलग किसानों की गिरफ्तारी हुई जिन्होंने पराली जलाई, ऐसा पुलिस कह रही है, आरोप लगाया है। हालांकि बाद में किसानों को जमानत मिल गई। और हरियाणा में और भी कई ऐसे ज़िले हैं, यमुनानगर हो, करनाल हो, जहाँ पे किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हैं पराली जलाने को लेकर। और ये खाली हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी 874 एफआईआर किसानों के ऊपर दर्ज हुई हैं और 10,55,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है किसानों के ऊपर पराली के ऊपर। तो ये दो चीज़ें हैं। हालांकि नायब सिंह सैनी जब मीडिया उनसे ये सवाल पूछते तो कहती है कि हरियाणा में तो ऐसा कोई उन्होंने आदेश पारित किया ही नहीं है, लेकिन ये हम सबको पता है कि हरियाणा सरकार में लागू हो रखा है और किसानों की गिरफ्तारियां भी हो रखी हैं। अच्छा, इसमें पॉइंट क्या, पॉइंट मेरा ये है कि एक तो जो पराली है, पराली या तो फिर सरकार उसको खरीदे, कांग्रेस भी यही कह रही है कि भाई एमएसपी पे इसको खरीदे, या फिर इसके निस्तारण के लिए, इसके निपटारे के लिए कोई ठोस चीज़ दे ताकि किसानों को इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि जैसे ही धान की फसल कटती है तुरंत गेहूं की बिजाई करनी होती है, तो उसमें बहुत कम समय मिलता है। उस कम समय में उसको जो ये स्टबल है, ये जो पराली है, इसका कहीं ना कहीं निपटारा करना है। तो अगर कोई ठोस सोल्यूशन आए तो मेरे को लगता है कि ये इसका निपटारा हो सकता है, नहीं तो फिर इसमें तो एक तरफा कार्रवाई किसानों के ऊपर करके कोई फ़ायदा नहीं है और किसानों को बस तंग करने वाली बात है। अगली खबर की ओर बढ़े तो अगली खबर महाराष्ट्र से आई, और महाराष्ट्र में
जो किसान आंदोलन के बड़े नेता रहे योगेंद्र यादव और CNRC में भी एक्टिव थे, वो जब अकोला में, मुंबई की एक जगह है अकोला, वहाँ पर वो स्पीच देने के लिए जब स्टेज पर चढ़े तो वहाँ पर कोई 50-60 युवक इकट्ठा हुए, उन्होंने हंगामा किया और उनको एक हिसाब से पीटने के लिए भी आगे बढ़े, लेकिन जो योगेंद्र यादव के समर्थक थे उन्होंने घेरा बना लिया और उनको पीटने से बचा लिया। योगेंद्र यादव उसके बाद वहाँ से बाहर निकल आए पुलिस की मदद से, लेकिन जो वहाँ पर हंगामा करने आए युवक थे वो गाड़ी तक उन्होंने उनका पीछा किया। तो ये एक बड़ी खराब घटना है। योगेंद्र यादव को आप तर्कों में हराइए, आप ऐसे उनके बोलने से थोड़ी ना रोक सकते हैं, और कम से कम गुंडई से तो योगेंद्र यादव को बोलने से नहीं रोका जा सकता। योगेंद्र यादव से आपके 50 डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन वो तर्क के आधार पर डिफरेंस शो करिए, अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस के हिसाब से उनकी पॉलिटिकल पोजीशंस को क्रिटिसाइज करके पब्लिक में बोल के आप करिए, उनको आप मार के पीट के थोड़ी ना आप चुप करवा सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है हमारे भी 50 डिफरेंस होते हैं। मैंने तो इवन किसान आंदोलन में, CNRC आंदोलन में योगेंद्र यादव के खिलाफ ठीक ठाक रिपोर्टिंग की है, और लेकिन जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो योगेंद्र यादव मेरी रिहाई के लिए आवाज़ भी उठा रहे थे, और जबकि मैं अकेला ऐसा पत्रकार हूं जो ठीक ठाक योगेंद्र यादव की खिंचाई करता था किसान आंदोलन में। बढ़िया, आप कई मैगजीन में मेरे टाइमलाइन आप चेक करिए, आपको पता लग जाएगा कि योगेंद्र यादव के ऊपर कितनी क्रिटिकल रिपोर्टें मैंने छापी हैं। मैंने अपनी किताब में भी उनके ऊपर क्रिटिकल लिखा है, लेकिन आपको तर्कों के ऊपर बात करनी होती है। मैं योगेंद्र यादव के ऊपर मैंने कोई हमला नहीं किया, योगेंद्र यादव ने मेरे ऊपर कोई हमला नहीं किया, बल्कि जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो योगेंद्र यादव ने मेरी रिहाई के लिए आवाज़ भी उठाई कि भी मनदीप पुनिया को रिहा किया जाना चाहिए, गंभीर आवाज़ है, वो एक सीरियस जर्नलिज्म करता है लड़का। तो ये होता है एक मामला कि आप, ठीक है कि आप एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन एक आप ऐसे नहीं कि आप किसी के स्टेज पे जाके उसका स्टेज तोड़ देंगे, उसको बोलने नहीं देंगे। तो ये मेरे को लगता है कि गलत हुआ है, और योगेंद्र यादव को ऐसे तो कम से कम चुप नहीं करवाया जा सकता। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो हरियाणा में जो नई सरकार बनी है उसमें मंत्रालय बंट गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मंत्रालय हैं वो CM नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखे हैं। उन्होंने होम मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी है, और एक हिसाब से पिछले 3 CM, जो जितने भी पिछले CM रहे उनमें सबसे पावरफुल CM नायब सैनी बनकर उभरे हैं। भूपेंद्र हुड्डा से भी ज़्यादा पावरफुल, और मनोहर लाल खट्टर से भी। वो भी 5-7 मिनिस्ट्री अपने पास रखते थे, लेकिन नायब सिंह सैनी ने टोटल 13 बड़ी मिनिस्ट्रीज अपने पास रखी हैं, जिनमें से 3 तो बहुत अहम हैं, चाहे होम मिनिस्ट्री हो या फिर आप लगाए फाइनेंस मिनिस्ट्री हो। ये दोनों तो बहुत अहम मिनिस्ट्रीज होती हैं, मुख्य मेन एक हिसाब से मिनिस्ट्रीज होती हैं, दोनों अपने पास रखी हैं। और जो बाकी के जो मिनिस्टर अनिल विज का हमें लग रहा था कि उनको डिप्टी CM बनाया जाएगा या होम मिनिस्ट्री दी जाएगी, उनको नहीं दिया गया। उनको रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई है, हेल्थ मिनिस्ट्री राव आरती सिंह को दी गई है, और श्रुति चौधरी को जो दिया गया है वो नहरी महकमा दिया गया है, यानी कि जो कैनाल जो इरिगेशन जो महकमा होता है वो दिया गया है। तो और जो खेतीबाड़ी मंत्रालय है वो राणा श्याम सिंह राणा को दिया गया है। महिपाल डांडा को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है, पंचायत मिनिस्ट्री सुरेंद्र पवार को दी गई है। तो ये एक मोटा मोटा जो बंटवारा है वो हरियाणा में मंत्रालयों का हुआ है, 48 MLAs बने। अब जो अगली बात है हरियाणा की पॉलिटिक्स में जो होगा वो, एक तो स्पीकर चुना जाएगा हरियाणा की असेंबली का, और दूसरी विधायकों की शपथ होनी है। अभी के लिए जो प्रोटेम स्पीकर है वो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रघुबीर सिंह काद्यान को बनाया गया है। वो पिछले 8 बार के लगातार 8 बार से वो विधायक जीतते आ रहे हैं, 1986 से लगातार विधायक जीतते आ रहे, कभी नहीं आ रहे। उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, और अब 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को विधानसभा में स्पीकर के पद के लिए चुनाव भी होगा वहां पर, और MLAs अपनी शपथ भी लेंगे। यानी कि पहला सेशन है विधानसभा चुनाव के बाद, सभी जो MLAs हैं वो अपने शपथ लेंगे, और उसके बाद उनको MLA माना जाएगा, अपना फाइनल उनका वो होगा। और स्पीकर की दौड़ में चाहे तो जो जींद से बीजेपी के सांसद विधायक हैं कृष्ण मिड्डा वो बन सकते हैं, या हरविंदर कल्याण जो घरौंडा से, करनाल के घरौंडा से जो विधायक हैं वो भी स्पीकर की दौड़ में है। तो इन दोनों में से कोई एक स्पीकर हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर जो कांग्रेस का पूरा घमासान, कांग्रेस में जो पूरा घमासान चल रहा था उसको लेकर है। जो हरियाणा कांग्रेस के OBC के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और लगातार ट्विटर के ऊपर वो पार्टी के खिलाफ लिख रहे थे, उन्होंने आज
दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास बीजेपी से ऑफर आया था बीजेपी में जाने का, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो ओबीसी है, ओबीसी वर्ग है, उसको कांग्रेस सिर्फ एक इस्तेमाल ना करे चेयर की तरह, बल्कि उनकी इज्जत करे, उनको रिस्पेक्ट दे। और हम लोगों की जो अनदेखी हुई है, ओबीसी समाज की जो अनदेखी हुई इस चुनाव में, वो नहीं होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी इज्जत का भी एक बड़ा मुद्दा बनाया था। भूपेंद्र हुड्डा द्वारा खुड्डे लाइन लगाए जाने का भी बहुत बड़ा इशू बनाया था। तो वो सारी बातें आज उन्होंने दोहराई हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक हिसाब से सिर्फ इतना ही नहीं है मामला कांग्रेस का, जो एक हिसाब से कांग्रेस हरियाणा आ रही है, ये मतलब थोड़ा स्थिति कॉम्प्लेक्स है। हुड्डा गुट अपनी अभी भी हालांकि ये दिखाने की कोशिश करा कि वो बहुत स्ट्रोंग है, और कुमारी शैलजा को इसका मेन एक हिसाब से कल्प्रिट दिखाने की कोशिश करा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि जो भूपेंद्र हुड्डा और कंट्रोल्ड विक्ट्री चाह रहे थे, कंट्रोल्ड विक्ट्री का मेरा मतलब ये है कि उनको लग रहा था कि 50 के आसपास, 90 में से 50 सीटें आ जाएं, 60-70 सीटें ना आए, 50 सीटें आएंगी तो हाईकमान को हमें ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, भूपेंद्र हुड्डा को ही। तो कंट्रोल्ड विक्ट्री के चक्कर में, 50 सीटें जीतने के चक्कर में वो 37 हो गई। मेरे को लगता है कि, और उन्होंने जो 2012 में कैप्टन अमरिंदर प्रताप सिंह बाजवा, वो सारा जो एपिसोड हुआ था, वैसा ही चुनाव 2024 में हरियाणा का हो गया। जो 2012 में पंजाब कांग्रेस ने जो बेवकूफ़ियाँ की थी, वो सेम बेवकूफ़ियाँ हरियाणा कांग्रेस ने 2024 में की। मेरे पास पंजाब के पत्रकारों का फ़ोन आया जिस दिन रिजल्ट सुनाए जा रहे थे 8 अक्टूबर को। उन्होंने, वो मेरे से पूछ रहे थे कि मनदीप भाई, आप तो कह रहे थे यहाँ तो कांग्रेस जीत रही है, ये क्या हो गया? मैंने कहा कि कांग्रेस के साथ वही हो गया जो 2012 में कांग्रेस के साथ पंजाब में हुआ था, कैप्टन अमरिंदर के साथ जो हुआ था, वही भूपेंद्र हुड्डा के साथ हरियाणा में हो गया। इन सब लोगों ने जो धड़ेबाजी थी, अपने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ फाइल लड़ा रखे थे, तो वो उससे बहुत सारी दिक्कतें तो आई। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि एक दूसरे के कैंडिडेट्स को, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हराने में लगी हुई थी, और उसका नुकसान आपको पता ही है कि कांग्रेस इस बार सत्ता से बाहर हो गई है। और जो एक नायब सिंह सैनी सरकार का एक मैं बड़ा फैसला भी बताता हूँ। नायब सिंह सैनी सरकार ने सत्ता में आते ही एक बड़ा फैसला लिया है, वो है SC-A और SC-B का वर्गीकरण, यानी कि जो रिजर्वेशन है, दलितों की रिजर्वेशन है। SC का फुल फॉर्म आपको पता है, शेड्यूल कास्ट होता है। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में उन्होंने 2 हिस्से कर दिए हैं। एक को बोलेंगे SC-A यानी कि शेड्यूल कास्ट A कैटेगरी, और दूसरी को बोलेंगे SC-B यानी कि शेड्यूल कास्ट B कैटेगरी। पंजाब में ये जो एक हिसाब से हम कहें कि वर्गीकरण है, ये रिजर्वेशन में पहले से ही है, हरियाणा में अब लागू हुआ, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने इसको लागू किया है। SC-A यानी कि शेड्यूल कास्ट A कैटेगरी में बेसिकली वो जातियां हैं जो कि शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन से वंचित रही हैं, खासकर उसमें वाल्मीकि जाति हो, सांसी जाति हो, डे, बाजीगर, सिकलीगर, ये जातियां बेसिकली वे जातियां हैं जिनको एक तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब बना रखा था। इनको जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 में, 31 अगस्त 1950 में डिनोटिफाई किया गया, यानी कि इनको विमुक्त किया गया। अब ये जो, और ये सारी घुमंतु जातियां हैं, विमुक्त घुमंतु जातियां, यानी कि ये जातियां वो हैं जिनके पास पक्के ठोर ठिकाने नहीं थे। चाहे बाजीगर हों, बाजीगर अपनी कला दिखाते रहते थे, बंजारे हों, सिकलीगर हों, तो ये सब डे हों, सपेरा जो नाग वाला जो पूरा दिखाते थे, और सांसी हो, पेरने हो, तो इन जातियों को अब कहीं DNT बोला जाता है, डिनोटिफाइड ट्राइब, इनको SC-A कैटेगरी में रखा जाएगा। वाल्मीकि समाज को भी SC-A में रखा जाएगा, धानक समाज को भी SC-A में रखा जाएगा, खटीक समाज को भी रखा जाएगा। और जो SC-B है वो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में वो जातियां हैं, वो जाति हैं जो, जिसमें जाटव हो गए, हरियाणा में चमार हो गए, रविदासी हो गए, रामदासी हो गए, जिनमें अपेक्षाकृत जो SC-A जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी A है, उनसे अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी शिक्षा रही है, ज़्यादा नौकरियां रही हैं, तो उनको SC-B कैटेगरी में रखा जाएगा। हालांकि जो दलित पॉलिटिक्स है उसमें खासकर जो BSP की पॉलिटिक्स है, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद, बहन मायावती, इन सब ने इस जो ये वर्गीकरण हुआ इसका विरोध किया, और कहा कि ये दलितों की एकता को तोड़ने का मामला है, और इससे दलितों में एकता नहीं बन पाएगी और एकता टूटेगी। तो ये बात कही गई है। जो दलित लीडर्स हैं, दोनों ही पक्ष हैं, अब देखते हैं कि इसमें आगे कैसे बीजेपी ने बेसिकली जो नॉन चमार, नॉन जाटव जो दलित पॉलिटिक्स है, उसके लिए कई लोग कह रहे हैं कि ये किया है। तो अब आगे देखना होगा कि इसका क्या असर पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे कल नई खबरों के साथ।
नए विश्लेषण के साथ आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।